वेलकम। आप सभी का स्वागतम। आज का जो हमारा टॉपिक है गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पे है। बहुत बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। एज ए कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। एज ए सिविल इंजीनियर बहुत रेलिवेंट टॉपिक है। और यकीन मानिएगा कि आप कभी भी प्रोफेशनल फ्रंट पे जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की क्वालिटी को परखना, जांचना आपकी एक बहुत बड़ा डोमेन फंक्शन होगा। हमने ये जो भी बात किया है, एक मिनट में आप अब तो आज का हमारा टॉपिक है गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। बहुत रेलिवेंट है और इसकी जानकारी होना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हम यदि अच्छे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अच्छे कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। और आज की जो हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स से ज्यादा है, ना कि एकेडमिक्स से। ऑफ कोर्स एकेडमिक्स में आप लोगों ने बहुत चीज पढ़े होंगे, लेकिन हम जो उसको प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में लाते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जिन चीजों को हम देखते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सिंपल रखा है चीजों को, कोशिश किया है कि बहुत लंबा ना रहे ताकि इंटरेस्ट बना रहे। तो चलिए हम देखते हैं गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पे। ये स्केच है जो बताता है कि यदि आपको अच्छी गुणवत्ता के निर्माण चाहिए, इफ यू इंटेंड टू हैव अ गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, तो आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी बेहतर होनी चाहिए और कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो भी बेहतर होनी चाहिए। अब इसमें से यदि आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं यूज किया, तो आप कितने ही अच्छे इंजीनियर, कितने ही अच्छे आप आर्किटेक्ट, कितने ही अच्छे आप कॉन्ट्रैक्टर, कितने ही अच्छे आप मेसन्स, हेड मेसन्स, पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लें या उनकी आप हेल्प ले लें, प्रोफेशनल असिस्टेंस ले लें, विदाउट गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। सेम यदि आप उसको पलटते हैं सिनेरियो को कि आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपके जो प्रोफेशनल फ्रंट पे हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या मेसन्स हैं, हेड मेसन्स हैं, यदि उनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, वो उतनी हाईली स्किल्ड नहीं है, वो उतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी फिर भी इम्पैक्टेड होगा नेगेटिव सेंस में। तो आपको यदि अच्छी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन चाहिए, if you want to have a very good quality construction, you need to have very good construction materials. Also very good construction practices need to be adopted. ये फोटोज से हम वाकिफ हैं। ब्रिक्स है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है बिल्डिंग ब्लॉक्स को। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्रिक्स, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। कोर्स एग्रीगेट्स, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, पीवीसी की पाइप्स वगैरह हैं, टाइल्स हैं, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स हैं, स्टील है, वाटर है। अमूमन हम कंक्रीट बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं तो यही सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अब आज जब हम चर्चा करेंगे तो इसमें से हम सीमेंट की चर्चा नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन एडमिक्सचर्स की चर्चा नहीं करेंगे, टाइल की चर्चा नहीं करेंगे और पीवीसी पाइप्स की चर्चा नहीं करेंगे। सीमेंट की चर्चा हम कभी करेंगे तो एक स्पेशल टॉपिक, हाफ एन आवर का सेशन अलग से रहेगा उसका। आज जो हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो ब्रिक्स, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और स्टील और फाइनली वाटर पे हम करेंगे। आपके पास जिसका भी क्वेश्चन है मैं बाद में लूंगा, आप अपना हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। अब ब्रिक्स, ब्रिक्स बहुत ही अहम कंस्ट्रक्शन मटेरियल है आपके कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ब्रिक्स जो हम यूज करें, कैसा ब्रिक्स हो, जो हम किसी को प्रिस्क्राइब करें तो कैसा ब्रिक हम प्रिस्क्राइब करें, सजेस्ट करें तो हम कैसा ब्रिक्स सजेस्ट करें। तो ब्रिक्स में कभी भी ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल इंटरव्यूज में भी मैं पूछता हूँ और बाकी जगह पे भी, तो आप ये याद रखिएगा, पहले शेप रेक्टेंगुलर इन शेप होना चाहिए बिल्कुल।
कोई दूसरा शेप का नहीं होना चाहिए, रेक्टेंगुलर इन शेप होना चाहिए, प्रॉपर एंड शार्प एजेस होने चाहिए, उसके जो किनारे हैं, कोने हैं, बिल्कुल शार्प होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। उसकी जो साइज है प्रिसाइज होना चाहिए, यानी कि सारे डायमेंशंस एक समान होने चाहिए। यदि आप 10 ब्रिक की ले रहे हो और 10 ब्रिक की आप लंबाई नाप रहे हो तो ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए। 10 ब्रिक ले रहे हो और उसकी चौड़ाई नाप रहे हो, ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए। 10 ब्रिक ले रहे हो, उसकी गहराई नाप रहे हो, बराबर होनी चाहिए। इसी को प्रेसिजन बोलते हैं। डार्क रेड इन कलर होनी चाहिए। कोर्स इसका ये इंडिकेशन होता है कि आपकी ब्रिक्स प्रॉपरली बर्न्ट है, ना तो ओवर बर्न्ट है ना तो अंडर बर्न्ट है। तो डार्क रेड इन कलर होना चाहिए। ऑफ कोर्स मजबूत होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का एक दूसरा भी चीज हम देखेंगे, तो मजबूत होनी चाहिए। जब आप दो ईंटों को टकराओगे तो मेटेलिक साउंड, टन टन की आवाज यदि आती है, इसका मतलब वो ब्रिक अच्छी है। यदि आप ईंटों को 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर के हाइट के ऊपर से गिराते हो और आपकी ईंट टूटती नहीं है, तो वो अच्छी ईंटों की कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। ईंट भली भांति जो है बर्न होनी चाहिए, प्रॉपरली यूनिफॉर्मली बर्न होनी चाहिए और फायर रेसिस्टेंट होनी चाहिए। नॉर्मली हम एक वाटर एब्जॉर्प्शन की भी बात करते हैं कि यदि हम ब्रिक को प्रॉपरली 1 घंटे 2 घंटे जो भी है सोक करें वाटर में, तो ब्रिक कितना वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 15%, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 15%। किसी भी ब्रिक को यदि आप 2 घंटा 1 घंटा आपने सोक किया वाटर में, it should not absorb more than 15% of the weight of the brick। एक छोटा सा ये देखते हैं। निर्माण सामग्रियों में से सबसे पुराना और जाना पहचाना नाम है ईंट। हम जानेंगे तो चुनने का सही तरीका क्या है। दीवारों प्रदान करने में क्वालिटी से अदा करती है। घटिया क्वालिटी से दीवारों उससे ज्यादा प्रतिकूल असर होता है। ईंटों की गुणवत्ता बढ़ने के लिए आइए कुछ फीचर्स पर नजर डालते हैं। बढ़िया क्वालिटी की ईंटें अच्छी तरह गहरे लाल या भूरे रंग की, समान आकार और नाप की होनी चाहिए और उनमें कोई भी टूट या दरारें नहीं होनी चाहिए। ये वर्गाकार किनारों से ढीली और सख्त होनी चाहिए। जब इन्हें आपस में टकराया जाए तो धातु के टकराने जैसी सुनाई दे। 1.2 से 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो ये चाहिए। को 1 घंटे तक पानी में रखने पर इन्हें अपने वजन के 6वें हिस्से से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। बढ़िया क्वालिटी की ईंटें एक समान आकार, नाप और रंग की होनी चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार की टूट-फूट या दरारें नहीं होनी चाहिए। इनके किनारे सीधे और नुकीले होने चाहिए। 1.2 से 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाने पर नहीं चाहिए। 1 घंटे तक पानी में डुबाए जाने पर इन्हें अपने वजन से 6वें हिस्से से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। चलिए, हमने देखा ब्रिक्स की क्वालिटी, और किसी भी चीज को हम यदि विजुअल देखते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। अब चलिए हम इसके आगे हम बढ़ते हैं दूसरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे, जो है फाइन एग्रीगेट्स। फाइन एग्रीगेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन एग्रीगेट्स को हम सैंड भी बोलते हैं। और एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दो होते हैं, और उनके जो डिवीजन लाइन है वो 4.75 mm। 4.75 mm से जो छोटा साइज का एग्रीगेट होगा और 150 माइक्रोन से बड़ा, यानी कि 150 माइक्रोन से बड़ा और 4.75 mm तक की जो फाइन एग्रीगेट्स होंगी वो फाइन एग्रीगेट्स कहलाएंगे। फाइन एग्रीगेट्स जब भी हम सजेस्ट करेंगे वो फाइन एग्रीगेट सही है जिसमें कहीं भी मिट्टी का अंश ना हो, क्ले का अंश नहीं हो, सिल्ट नहीं हो, पत्ते, घास, इन सब की प्रेजेंस ना हो। कभी भी हम फाइन एग्रीगेट्स को यूज करें तो फाइन एग्रीगेट्स को उससे पहले हम एक बार स्क्रीन जरूर कर लें, उसको छान जरूर दें। किसी भी फाइन एग्रीगेट की टेस्टिंग के लिए हम उसमें सिल्ट टेस्ट करते हैं। सिल्ट टेस्ट का मतलब किसी भी फाइन एग्रीगेट में सिल्ट कंटेंट कितना है।
और उसका एक स्पेसिफिक तरीका है कि आप एक ग्लास में पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक डालते हैं, उसको अच्छे से सोल्यूबल बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें आप सैंपल सैंड डालते हैं और उसको अच्छे से स्टिर करते हैं और उसको रख देते हैं। बाद में आपकी उससे सिल्ट परसेंट आती है। सिल्ट कंटेंट या क्ले कंटेंट 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। यदि आपकी फाइन एग्रीगेट में सिल्ट कंटेंट 5% से अधिक है, उसको आप धो के इस्तेमाल करिए, उसको अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करें। सैंड की एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सैंड की जोन होती है, उसके पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसके जोन्स होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। तो फाइन एग्रीगेट्स के 4 जोन होते हैं, सैंड के 4 जोन होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। जोन 1 जो है सबसे कोर्सर पार्टिकल होता है, सबसे मोटा दाना होता है उसका, और जोन 4 जो है सबसे बारीक होता है, सबसे फाइन होता है। सबसे छोटे पार्टिकल साइज होते हैं जोन 4 के। तो जोन 1 और जोन 2 का जो सैंड है, इसको हम नॉर्मली कंक्रीट में सजेस्ट करते हैं कि कंक्रीट, जब भी हम कंक्रीटिंग का काम करें, कंक्रीट बनाएं, हमें जोन 1 और जोन 2 का सैंड यूज करना चाहिए। यदि आप प्लास्टर के लिए बात कर रहे हैं तो जोन 3 और जोन 4 का सैंड अच्छा सजेस्टेबल है। इसमें एक नया चीज है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। मैन्युफैक्चर्ड सैंड कुछ नहीं है बल्कि जो बड़े बड़े रॉक्स हैं उसको तोड़ के एक प्लांट में, इंडस्ट्रियल सेटअप में उसको बनाया जाता है और उसमें आपके रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से बना के देते हैं। हमें इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं है इसको, मोस्टली हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। और आज की तारीख में मेट्रोज में या बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में मैन्युफैक्चर्ड सैंड ही यूज होते हैं। ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी होता है, इसमें बहुत सारी बंदिशें नहीं होती है, जैसे कि माइनिंग वगैरह पे जो है लीगल कॉन्स्ट्रेंट है, या रॉयल्टी है, या साल में कई महीने तक जो है आपकी सैंड की खनन जो है वो बंद हो जाती है। उन केसेस के लिए मैन्युफैक्चर सैंड बहुत ही बेहतर है। याद रखिएगा, क्रशर डस्ट अलग चीज है। मैन्युफैक्चर सैंड की मैंने बात किया, क्रशर डस्ट वेस्ट पार्टिकल्स हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड सैंड और क्रशर डस्ट एक ही नहीं है, अलग है। मैन्युफैक्चर्ड सैंड की क्वालिटी बेहतर होती है यदि आपके स्टैंडर्ड को मीट कर रही है। यदि वो जोन 1 में आ रही है तो आप, या जोन 2 में आ रही है तो आप कंक्रीटिंग के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आते हैं कोर्स एग्रीगेट्स पे। मैंने पहले ही बोला कि 4.75 mm से छोटा साइज का जो एग्रीगेट होगा वो फाइन एग्रीगेट होगा, लेकिन 4.75 mm से जो बड़ा साइज का एग्रीगेट होगा और 80 mm तक की एग्रीगेट्स, यानी कि 4.75 mm से बड़ा साइज, लेकिन मैक्सिमम 80 mm, 80 mm, उससे छोटा यदि एग्रीगेट है तो उसको हम कोर्स एग्रीगेट में गिनते हैं। उससे बड़ा जो एग्रीगेट है उसको बोल्डर्स में काउंट करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो कोर्स एग्रीगेट का इस्तेमाल बहुत सारी जगह होते हैं। यदि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल स्लैब्स, नॉर्मल बीम्स, नॉर्मल कॉलम्स के इस्तेमाल करते हैं तो आप 20 mm की एग्रीगेट यूज करते हैं, 10 mm की एग्रीगेट यूज करते हैं। वही आप रोड्स में यदि आप जाएंगे तो रोड्स में आप 80 mm तक की एग्रीगेट यूज करते हैं, इसीलिए कोर्स एग्रीगेट्स के श्रेणी में आते हैं। आप कोई भी कंक्रीटिंग के काम करेंगे, आपके 60 से 70% हिस्सा जो है उसका एग्रीगेट है। यदि आप कोई कंक्रीट बना रहे हैं 1, 1.5, 3 के हिस्से में, यानी कि 1 हिस्सा सीमेंट, 1.5 हिस्सा फाइन एग्रीगेट और 3 हिस्सा कोर्स एग्रीगेट, तो 4.5 हिस्सा जो है कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट मिला के होता है, दैट इज मोर देन 70%। तो कभी भी याद रखिएगा कि हम जब भी कंक्रीट बना रहे हैं उसमें से मैक्सिमम हिस्सा आपके एग्रीगेट के हैं, इसीलिए एग्रीगेट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्रीगेट हमेशा वेल ग्रेडेड होनी चाहिए। वेल ग्रेडेड का मतलब कि उस एग्रीगेट में सारे पार्टिकल साइज होने चाहिए कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में, तभी आपके सारे कंक्रीट जो है या जो है डेंसर मास बनेगा। बड़े एग्रीगेट्स है उसके बीच में छोटे एग्रीगेट्स आएंगे, छोटे एग्रीगेट्स है उसके बीच में और छोटे एग्रीगेट्स आएंगे, उसके बीच में और छोटे एग्रीगेट्स आएंगे। फाइनली सीमेंट सबसे फाइनर पार्टिकल होता है, उसमें फ्लाइज पार्टिकल फाइनर होते हैं। तो सारे आपके पार्टिकल पैकिंग इफेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। यदि आपकी वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है तो उस कंक्रीट की डेंसिटी बहुत ही अच्छी होंगी, पोर्स बहुत कम होंगे और वो कंक्रीट बहुत अच्छी मानी जाएगी, कोहेसिव होगी। हमेशा कोर्स एग्रीगेट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अच्छे स्टोन्स के होने चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, फ्लेकी यानी कि नुकीला और इस तरह के एग्रीगेट नहीं होनी चाहिए, ट्यूबुलर टाइप में होना चाहिए, एंगुलर होनी चाहिए और स्मूथ नहीं होनी चाहिए। कोर्स एग्रीगेट हमेशा पोर्स या वॉइड से फ्री होनी चाहिए ताकि वो पानी को अब्जॉर्ब ना करे। और जब भी आप बात करेंगे तो याद रखिएगा कि कोर्स एग्रीगेट या कोई भी एग्रीगेट में केमिकल इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, केमिकल प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोर्स एग्रीगेट केमिकली इनएक्टिव होनी चाहिए। केमिकल इनएक्टिव का मतलब है कि उसमें कोई केमिकल की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए,
कोई केमिकल की कोई प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके कोर्स एग्रीगेट में केमिकल हैं, वो केमिकली एक्टिव हैं, तो आपके सीमेंट भी केमिकल है। तो सीमेंट की जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और यदि आपकी एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट केमिकली एक्टिव है, तो दोनों केमिकल्स मिलकर कुछ अलग रिएक्शन भी करेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपकी एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट कभी भी केमिकली इनएक्टिव होनी चाहिए, उसमें कोई भी केमिकल की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। हमेशा जब भी हम एग्रीगेट की बात करेंगे, चाहे कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट, साफ सुथरी होनी चाहिए, मिट्टी का अंश नहीं होनी चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए, डर्ट नहीं होनी चाहिए, घास पत्ते नहीं होने चाहिए। कार्बोनिक इंप्योरिटीज का मतलब घास पत्ते ये सब चीज जो गिरे होते हैं वो सब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि उसमें आपके मिट्टी के अंश है तो सीमेंट उसके साथ बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं बना पाएगा, आपके सरफेस को प्रॉपरली वो पेस्ट को मदद नहीं करने देगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और है कि जब भी आप कोई भी सीमेंट कोई भी कंक्रीट बना रहे हैं, और यदि सपोज के लिए स्लैब डाल रहे हैं, तो आप उसमें 20 mm की एग्रीगेट भी यूज करें और 10 mm की एग्रीगेट भी यूज करें। 20 mm की एग्रीगेट की प्रोपोर्शन ज्यादा होगी, सपोज के लिए 70% होगी, आपका 10 mm की एग्रीगेट की जो है प्रोपोर्शन है वो 30% होगी, या 20 mm की जो एग्रीगेट है वो आप 60% ले लें, 10 mm की एग्रीगेट जो है आप 40% ले लें। कभी भी एग्रीगेट जब भी यूज कर रहे हैं तो मिक्स ऑफ 20 mm प्लस 10 mm करें। स्टिल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने पढ़ा है पीसीसी और आरसीसी। पीसीसी स्टैंड्स फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी स्टैंड्स फॉर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में बेसिक डिफरेंस है कि यदि आप प्लेन सीमेंट कंक्रीट में स्टील डालते हैं, सरिया डालते हैं, तो वो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होता है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत ही वीक होते हैं। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जिसमें रीइंफोर्समेंट होता है, स्टील होता है, वो आपके कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को एनहांस करता है। यदि आपको कंक्रीट, नॉर्मली क्या है, कंक्रीट आपके कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग होता है, टेंसाइल में वीक होता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस में वो वीक होता है। यदि आपको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इंपार्ट करना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंपार्ट करना है, या जहां पे टेंसाइल लोड आ सकते हैं, फ्लेक्सुरल लोड आ सकते हैं, वहां पे आपको रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट ही यूज करना चाहिए। जब भी हम स्टील चुने, स्टील टीएमटी बार होना चाहिए। टीएमटी स्टैंड्स फॉर थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, लचक होनी चाहिए, मतलब जब भी आप उसको मोड़े तो आराम से मुड़ना चाहिए, क्योंकि वही फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपकी टेंसाइल और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को इंपार्ट करती है। करोजन नहीं होना चाहिए, उसमें जंग लगे हुए नहीं होने चाहिए। आपके स्क्रीन पे यदि आप देख रहे होंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक करोजन लगा हुआ स्टील दिख रहा है, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो राइट हैंड साइड में आपको साफ सुथरी स्टील दिख रही है वो होनी चाहिए। आईएसए मार्क्स होने चाहिए, आईएसए सर्टिफाइड होना चाहिए, और बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड ब्रांड की स्टील आप इस्तेमाल करें। स्टील में याद रखिएगा टीएमटी बार्स होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, करोजन से फ्री होनी चाहिए, आईएसए मार्क्ड होना चाहिए, आईएसए सर्टिफाइड होनी चाहिए, और रेप्यूटेड ब्रांड के स्टील आप यूज करें। फाइनली हम आते हैं वाटर पे। और वाटर ये है कि आप कंस्ट्रक्शन की इमेजिन करिए, और कंस्ट्रक्शन में आपको वाटर चाहिए। सीमेंट बिना वाटर के रिएक्ट ही नहीं करेगा। आप ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, ब्रिक्स को आपको सोक करना ही है, ब्रिक्स को आपको पानी में भिगोना ही है। आप मोर्टार बना रहे हैं, उसके लिए पानी चाहिए। आपको कंक्रीट बनाना है, पानी चाहिए। आपने निर्माण कर लिया, आपको क्यूरिंग करना है, पानी चाहिए। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है इवन कंस्ट्रक्शन के लिए। पानी के बहुत सारे टेस्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, कौन सा पानी इस्तेमाल करना उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो जो प्राइमरीली टेस्ट हम मेंशन करते हैं वो पीएच है। पीएच वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो एसिड और बेस की डिफरेंशिएट करता है। तो आपकी जो वाटर के पीएच वैल्यू नॉर्मली 6.5 to 7.5 होनी चाहिए। एसिडिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, क्लोरीन कंटेंट। क्लोरीन कंटेंट यदि पानी में है तो आपके सरिया को जंग लग सकता है, इसीलिए कभी भी पानी हम वो इस्तेमाल करें जिसमें क्लोरीन ना हो। क्लोरीन की कंटेंट, इसके लिए टेस्ट होती हैं, हार्डनेस की होती है। आप सभी ने 8, 9, 10, 11, 12 जब भी आपने पढ़ा होगा, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर हमने पढ़ा है। सॉफ्ट वाटर का मतलब जिसमें कि यदि आप साबुन अपने बदन में लगाते हैं तो उसमें आपकी झाग ज्यादा अच्छे निकलते हैं और फोम ज्यादा होती है। हार्ड वाटर का मतलब उसमें बाकी प्रेजेंस होती है तो वो जल्दी करने नहीं देता। तो आपके पानी की हार्डनेस भी चेक होती है। फाइनली टीडीएस। टीडीएस स्टैंड्स फॉर टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स।
कुछ सॉलिड्स हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, वो कितने हैं आपके पानी में। तो जब अभी भी हम कंस्ट्रक्शन के लिए पानी की टेस्ट करते हैं तो ये 4-5 टेस्ट तो करते ही करते हैं। पीएच वैल्यू की टेस्ट करते हैं, क्लोरीन की टेस्ट करते हैं, हार्डनेस करते हैं और टीडीएस करते हैं। अब कौन सी पानी हमें इस्तेमाल करना चाहिए? पानी हम वही इस्तेमाल करेंगे जो हम पानी पीने लायक होती है। अब याद रखिए, पीने लायक पानी में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। नॉर्मली कई बार सप्लाई वाले क्या करते हैं, हमारे लिए पीने की पानी में क्लोरीन भी मिला के भेजते हैं, क्लोरीनेटेड वाटर बोलते हैं उसको। वो पानी निर्माण के लिए प्रयुक्त नहीं है। बिना क्लोरीन का जो पानी हम पीते हैं और इसमें यदि क्लोरीन नहीं है, वो पानी हम निर्माण के लिए इस्तेमाल करें। क्लोरीनेटेड वाटर यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं सॉल्ट की कंटेंट, क्लोरीन की कंटेंट होगी और क्लोरीन आपके आयरन के साथ मिलकर आपको करोजन इनहिबिट करेगा। इसीलिए पानी हम जब भी इस्तेमाल करें, सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल वाटर, बट इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्लोरीन। दूसरा, कई बार क्या होता है, पानी में तेल गिर जाते हैं, ग्रीस गिर जाते हैं, आपके कुछ अलग पत्ते गिर जाते हैं और सड़ जाते हैं, धूल होती है, मिट्टी होती है और हम फिर भी उस पानी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। याद रखिएगा कि यदि ऑयल है, ग्रीस है, नमक है, शक्कर है, क्लोरीन है, तो वो कहीं ना कहीं आपके निर्माण को हानि पहुंचाएगा, आपकी सीमेंट की रिएक्शन को इम्पैक्ट करेगा और वो प्रॉपर नहीं होगा। और केवल निर्माण के लिए नहीं, क्यूरिंग के लिए भी आप ऐसे पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम आमतौर पे क्या करते हैं, जब क्यूरिंग हो रहा होता है तो हमारे आसपास यदि कोई गड्ढे हैं, उसमें पानी जमा हुआ है तो हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, हमें क्यूरिंग के लिए भी अच्छी पानी ही इस्तेमाल करनी चाहिए। पानी में कोई भी क्लोरीन्स हो, मिनरल्स हो, कुछ भी हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो बस अभी के लिए ये है, एक वीडियो हम देखेंगे अभी। पहले से जांच किया जाए। आइए पानी की गुणवत्ता के कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों पर नजर डालते हैं। पानी के साथ रासायनिक प्रक्रिया के परिणाम और मजबूत बनता है। आमतौर पर पीने वाला पानी कंक्रीट के नियम माना गया है। कंक्रीट में इस्तेमाल करने से पहले पानी की जांच करना ठीक माना गया है। जिन आवश्यक मापदंडों को जांचना जरूरी है वो है pH वैल्यू, क्षार, कठोरता, क्लोराइड और पदार्थ। ये ध्यान देना जरूरी है कि समुद्र के पानी को आरसीसी बनाने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। समुद्र के पानी में मौजूद क्लोराइड की मात्रा कर सकती है। पानी कंक्रीट मिक्स को काम करने योग्य बनाता है। होना चाहिए। पीने योग्य पानी का प्रयोग ही कंक्रीट बनाने के लिए करना चाहिए। समुद्री पानी का प्रयोग रिइंफोर्समेंट के का कारण बनता है। पानी की जांच उसके अंदर मौजूद pH, खारापन, कठोरता, क्लोराइड और ठोस पदार्थों के लिए की जाती है। चलिए, अभी का सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है। बी सेफ, वेयर मास्क, स्टे होम, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली और स्टे होम, स्टे सेफ।